Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में इन दिनों भाजपा कांग्रेस में वित्तीय प्रबंधन को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने भाजपा के 15 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि रमन सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के नमूने आज भी राजधानी में मौजूद हैं। भाजपा शासनकाल की फजूल खर्ची वाली योजनाओं के कर्ज का बोझ आज भी राज्य सरकार और प्रदेश की आम जनता भुगत रही है। इधर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने अब तक के सभी कार्यकाल में सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। आखिर ये बहस कहां से शुरू हुई और इस पर दोनों पक्षों की क्या तर्क हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर आर्थिक प्रबंधन को लेकर सवाल उठाते ट्वीट किया, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाए जिनकी उपयोगिता, गुणवत्ता और ओवर बजट को लेकर आज तक सवालिया निशान लगे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में 3 टर्म के बीजेपी राज में वित्तीय कुप्रबंधन का हाल ये था कि हाउसिंग बोर्ड, आरडीए, नगर निगम और नया रायपुर सभी इमारतें खड़ी करने में लगे रहे जो आज तक खाली पड़ी हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि दूर दराज बिना किसी ठोस सर्वे के, बिना डिमांड का सही आकलन किए हजारों मकान वहां बनाकर छोड़ दिए गए जहां बसाहट ही नहीं। नतीजा ये कि काफी मशक्कत के बाद भी हजारों मकान अब भी खाली पड़े खंडर हो रहे हैं। कमल विहार प्रोजेक्ट पर कई हजार करोड़ फूंके गए। इसके अलावा राजधानी रायपुर के बीचों बीच खड़ा स्काई वॉक और बिना टावर वाले इलाकों में करोड़ों रुपए के लो क्वालिटी मोबाइल फोन बांटे गए, जिसका कर्ज आज भी प्रदेश सरकार चुका रही है और उसका बोझ राज्य की आम जनता पर ही पड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं और काम बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में हुआ। उनकी प्राथमिकता क्या थी? बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाना, यूजलेस भवन बनाना। अब देखिए, हाउसिंग बोर्ड के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उनके द्वारा बनाए गए जिसमें आज तक ग्राहक नहीं मिले। स्काई वॉक का देखिए क्या स्थिति है। स्काई वॉक जो बनाया गया उसकी उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी आज तक जनता को नहीं बता पाई। यदि उन्होंने सही ढंग से वित्तीय प्रबंधन किया होता तो आज छत्तीसगढ़ के ऊपर कर्ज नहीं होता। इधर भाजपा ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी के 15 साल के शासनकाल के कामों को दुनिया ने देखा है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अब राजधानी विकास कार्यों के लिए मोहताज दिखती है, कई काम अधूरे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के जो काम है उसको पूरी दुनिया देख रही है, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। छत्तीसगढ़ की जो पहचान मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में मिली है। रायपुर राजधानी जो है वो विकास के लिए मोहताज हो गई है, परंतु ये सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। खाली इस सरकार का काम आरोप लगाना और चिट्ठी लिखनी है, इस सरकार का काम करना नहीं। वैसे भाजपा लाख सफाई दे, लेकिन उनके शासनकाल के स्काई वॉक योजना, स्मार्टफोन वितरण, कमल विहार प्रोजेक्ट और नया रायपुर आवासीय योजना की उपयोगिता, एक्सप्रेसवे के निर्माण की क्वालिटी को लेकर उठे सवाल आज भी पिछली भाजपा सरकार को वित्तीय प्रबंधन और फिजूल खर्ची को लेकर कटघरे में खड़ा करते हैं, जिन पर आम जन के सवालों पर आज भी भाजपा जवाब देते समय असहज नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए, कौन सही है कौन गलत है, किसका वित्तीय प्रबंधन अच्छा था, किसका वित्तीय प्रबंधन खराब है। डॉक्टर रमन सिंह जो करीब 12 साल तक वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश करते रहे और वित्तीय प्रबंधन देखते रहे। 3 साल से भूपेश बघेल जी वित्त मंत्री की भूमिका में हैं। किसका वित्तीय प्रबंधन अच्छा है, किसका खराब है, और बार बार डॉक्टर रमन सिंह वित्तीय प्रबंधन को लेकर क्यों राज्य सरकार पर निशाना साधते हैं? क्या ये राजनीतिक आरोप है, या जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल को लगता है कि राजधानी का विकास ही पूरे प्रदेश का विकास है, या राजधानी में जो उन्होंने भवन बनाए वही प्रदेश की पहचान है? विकास की पैमाना क्या है, वित्तीय प्रबंधन किसका अच्छा है, किसका खराब है? दोनों पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। कांग्रेस से प्रखर वक्ता और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी से बेलतरा से विधायक रजनीश सिंह जी हैं। रजनीश सिंह आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं, विधानसभा के अंदर भी, हमारी डिबेट में भी। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि डॉक्टर रमन सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी के ट्वीट के बाद ये बात उठी कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो अच्छा नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी बार बार छत्तीसगढ़ सरकार जो लोन ले रही है उसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। क्या आपकी सरकार ने लोन नहीं लिए? उसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस उठा रही है कि आपने इतने सारे भवन बना दिए, इतने सारी बिल्डिंग बना दी, उनमें रहने वाले लोग नहीं हैं। आपकी जब सरकार थी तब आपकी सरकार के समय जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी एजेंसियां थी, सरकारी एजेंसियां थी, उनके बीच में ही आपस में कंपटीशन था। नगर निगम, आरडीए, एनआरडीए, हाउसिंग बोर्ड और सरकार कमल विहार एक अलग योजना लेके आई। कितने लोग ऐसे राजधानी में रहे होंगे, और आज भी देखें आप तो हाउसिंग बोर्ड के मकान पूरे प्रदेश में खाली पड़े हैं। जो मोटल बनाया आपकी सरकार ने, स्काई वॉक एक उसका उदाहरण है, और ऐसी तमाम चीज़ें, चाहे फूड पार्क की बात करें राजनांदगांव में, जिसमें कंपनी 39 करोड़ रुपए लेके चली गई। आपकी स्काई योजना जो थी, उसके जो मोबाइल है उनका क्या हाल है? किस तरह का विकास था, किस तरह का प्रबंधन था आपकी सरकार का? और इस समय 3 साल में, आपकी जब सरकार थी उस समय 2003 से 2018 तक, तो शुरू के 3 साल में या 5 साल में कभी कांग्रेस के नेताओं ने या दूसरे लोगों ने वित्तीय कुप्रबंधन की बात नहीं उठाई जो आपकी पार्टी उठाना चाह रही है। क्या आप मुद्दे टटोलने में अभी भी लगे हुए हैं? मिश्रा जी, आपका प्रश्न बहुत बृहत है, तो मैं प्रयास करता हूं कि सब प्रश्न का उत्तर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में वित्तीय प्रबंधन क्या किया? यदि हम देखें 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है, और छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद 2000 से 2003 तक माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री रहे, और 2003 तक जो राज्य की स्थिति थी, 7,000 करोड़ का बजट था और लगभग 8,000 करोड़ का वो हमारे ऊपर, छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर कर्ज था। जब रमन सिंह जी 2003 में आए हैं और उस समय 7,000 करोड़ का बजट से प्रारंभ करके 2018 में जब वो अपना पद छोड़े हैं नई सरकार आने के बाद, तो हमारा जो बजट था 90,000 करोड़ था, और जो सरकार के ऊपर कर्ज था छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर 41,000 करोड़, वो भी 8,000 करोड़ 3 साल के जोगी जी के शासन को मिलाकर, कुल मिलाकर के 33,000 करोड़ हमने 15 साल में लिया। और कांग्रेस सरकार के लिए बहुत निश्चित बात है, उनको ये बिल्डिंग दिखता है, IIIT, IIT, NIT, जवांगा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, बड़ी बड़ी सड़कें बनी, उनके लिए मायने नहीं है, इनका कभी सोच नहीं रहा है, इनका इतिहास नहीं रहा है, तो इनके लिए तो ये सब व्यर्थ ही है। अच्छा, ये आ जाइए हितग्राही मूलक योजना में, ये 50 साल में बताया क्या हितग्राही मूलक योजना शुरू किए थे डॉक्टर रमन सिंह जी ने। एक तरफ विकास काम के काम और दूसरे तरफ व्यक्ति के जीवन के लिए, उनके सुधार के लिए जो काम किए, चाहे 1 रुपया राशन देना हो, चाहे साइकिल वितरण हो, मुफ्त में किताब वितरण हो, बहुत सारी श्रमिकों के लिए कार्यक्रम थे। अब ये 3 साल में इनकी क्या हाल हुई है? ये 95,000 करोड़ का रमन सिंह जी 90 से करके दिए थे, अभी 1,02,000 करोड़ का इनका बजट है, और राजस्व व्यय 87%, पूंजीगत 13%, कहाँ है पता नहीं है। इनको जो कर्ज है 3 साल के अंदर 40,000 करोड़। अच्छा, अब इसमें सामान्य आदमी को लगता है कि 40,000 करोड़ 3 साल के सरकार में छत्तीसगढ़ में कहाँ है, क्या विकास के काम है? हम रायपुर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे गांव की बात कर लीजिए, शहर की बात कर लीजिए, PWD की बात कर लीजिए, कहाँ है विकास, कहाँ है हितग्राही मूलक योजना? आवाज इतनी वित्तीय कुप्रबंधन देखिए कि गरीबों की सबसे बड़ी योजना, बहुत महत्वाकांक्षी योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 3 लाख पिछले साल का, 7 लाख इस साल का, और 21-22 का जो 7 लाख था, लगभग 18 लाख आवास जो सीधे सीधे गरीबों के खाते में जाना था, उनका एक घर बनना था, आशियाना बनना था, उसको इनके वित्तीय कुप्रबंधन के कारण सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार को इस योजना से बाहर कर दिया। इससे बड़ी क्या इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है? बजट में प्रावधान नहीं करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं, जिस योजना को मैचिंग ग्रांट को राज्य सरकार को भी देना होता है, ऐसे योजनाओं को प्राथमिकता न देकर के इनके वित्तीय कुप्रबंधन का ही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ हर मामले में पिछड़ते जा रहा है।
और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य कर्ज के बोझ में दब चुका है। आने वाले समय हम आर्थिक दिवालियेपन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आपने अपनी बात कह ली। मेरा प्रश्न आपके हिसाब से बृहत था, लेकिन मेरे प्रश्न का लब्बुलुआब यही है कि विकास का क्या पैमाना है, या आपकी दृष्टि में वित्तीय प्रबंधन किसको कहते हैं। राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह जी ही लगातार वित्तीय कुप्रबंधन की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं राज्य सरकार पर कि कर्जा लेते हैं, उसका प्रॉपर उपयोग नहीं करते हैं, तो सरकार तो हर चीज़ की जो शीट है उसको तो विधानसभा में रखती ही है। जो आय व्यय का लेखा जोखा रहता है उसको विधानसभा में रखा जाता है। 3 बजट इस सरकार के कार्यकाल में आ चुके हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो आपकी सरकार पर लगातार ये आरोप क्यों लगाते हैं? इसके पीछे उनकी क्या मंशा लगती है आपको? उनकी मंशा बहुत साफ है। उनकी मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह से छत्तीसगढ़ सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, खास तौर से आपने अपनी बात की शुरुआत किया था ना कि रायपुर शहर में विकास की बात कर रहे हैं, आपको पूरे प्रदेश की बात करना चाहिए। खास तौर से भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से ग्रामीण अंचल के विकास को कार्यान्वित करके दिखाया, आदिवासी अंचल को कार्यान्वित करके दिखाया, उसके कारण इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। इनके पास कुछ मुद्दे बचे नहीं है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में ये खड़े हुए हैं और उसके कारण ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। मैं रजनीश सिंह जी के प्रति मेरा बड़ा स्नेह है। शुरुआत ही उन्होंने झूठ से बोली। मुझे अच्छा नहीं लगता कि रजनीश सिंह जैसा आदमी जब झूठ बोले तो वो शोभा नहीं देता। उन्होंने ये कहा कि 2003 में जब रमन सिंह जी की सरकार आई तो छत्तीसगढ़ के ऊपर 8,000 करोड़ रुपए। तिवारी जी, ये सरासर मिथ्या बात है। उन दिनों में कांग्रेस का प्रदेश का मीडिया नहीं, सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 470 करोड़ रुपए खजाने में जमा थे और 1 रुपए का कर्ज नहीं था। हाँ जी, मेरी एक बात सुन लीजिए। रजनीश सिंह जी के लिए आप बोलिए, मुझको बहुत कुछ बोलना है जी। रजनीश सिंह जी के लिए झूठ शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, उसके बदले में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनको राजनीतिक उत्तर देना पड़ा, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सभी जो राजनीति में लोग हैं या इस तरह के मिथ्या और भ्रामक, हाँ नहीं ठीक है, उसको प्रांजल शब्दों में ढालने की कोशिश करता हूं। इस तरह से मिथ्या और भ्रामक जो उनका उद्बोधन है, कथन है, वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कतई उचित नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि बहुत सी बातें करनी है। वित्तीय प्रबंधन और कुप्रबंधन की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा मुझको अब तुलनात्मक दृष्टिकोण से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस समय इनका राज था तो 15 लाख लोग उस समय पंजीकृत थे। और मुझको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भूपेश बघेल जी जो खुद किसान हैं, किसानों के प्रति उनकी संवेदना, उनका कर्तव्य वो परिलक्षित होता है, क्योंकि उन्होंने एक नए अर्थशास्त्र को ग्रामीण अंचल के प्रतिपादित करके सफल रूप देकर के यह सिद्ध कर दिया है कि अगर आप किसानों की जेब में पैसा डालेंगे तो किसानों की आवश्यकता की पूर्ति के बाद में उसकी बाकी बची रकम छलक करके बाजार में आएगी और बाजार गुलजार होंगे। इसलिए मंदी में भी हमारे यहां समृद्धि रही। 24,05,000, मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है डॉक्टर मिश्र की 24,05,000 किसानों का पंजीयन हुआ है इस समय धान बेचने के लिए, और 1,05,00,000 का हमारा लक्ष्य है, 1,05,00,000 टन खरीदने का, जो बढ़ जाएगा संभवतः। और रकबा भी बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। अकेले पिछले साल की तुलना में 1,95,000 हेक्टेयर का धान का रकबा भी बढ़ा हुआ है। और इस बार हमारा जो लक्ष्य था कि 6,000 करोड़ रुपए हम राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत देंगे, वो शायद बढ़ करके 6,500 करोड़ रुपए के आसपास जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत के किसान समर्थन मूल्य के लिए आंदोलनरत है। यहां दूसरे प्रकार की बात है। यहां किसानों को समर्थन मूल्य जो 1940 रुपए है वो तो मिल ही रहा है, साथ ही राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपए प्रति एकड़ भूपेश बघेल जी अलग से देने वाले हैं। तो ये तो बानगी है। और 1,000 करोड़ रुपए का अभी अचानक ही वो जो शेष कम किया, और भारत सरकार ने भी जो
10 रुपए और 5 रुपए कम किए, उसके कारण ये अचानक ये बजट के बाहर का खर्च हमारे मत्थे बढ़ा। अच्छा, इन सारे झंझावात से हम निपट लेते पूरी तरह से, हमको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर मजे की बात यह है कि थोड़ा सा वित्तीय कुप्रबंधन की बात मैं केंद्र सरकार की भी करूं तो जिस देश में 1947 से लेकर के 2014 तक 440 बिलियन डॉलर का कर्ज था, डॉक्टर मिश्र, आपके श्रोता किसान भी हैं, आदिवासी भी हैं और प्रबुद्ध वर्ग भी हैं, उनके बीच में बताना चाहूंगा, इन 7 साल में अकेले परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 571 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है और उस समय का डॉलर 62 रुपए का था, अभी 75 रुपए का है। इनका अनुपात निकाल लें तो रुपए में यह 57% की वृद्धि, कहां तो आजादी से लेकर के 2014 तक का कार्यकाल और कहां अकेले 7 साल का कार्यकाल, उसमें 57% की वृद्धि विदेशी कर्ज लेने में हुई। अभी देशी कर्ज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, नहीं तो विषय कहीं और से कहीं चला जाएगा। ये बोलते हैं कर्ज लिया, अभी मार्च से लेकर के, मार्च का पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है, उससे लेकर के दिसंबर तक, चूंकि आपके दर्शक बहुत बड़ी संख्या में, मैं मध्य प्रदेश गया था चुनाव प्रचार में, तो बहुत बड़ी संख्या में ये सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल बताते हैं, तो उनको भी बताना चाहूंगा 31,600 करोड़ रुपए अभी 6 महीने में, 6-7 महीने के भीतर मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज ले चुकी है। अतिरिक्त कर्ज की बात कर रहा हूं मैं। तो कृपा करके वित्तीय कुप्रबंधन की बात ना करें। हम पूरी तरह से आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और भारत सरकार अगर हमारे हिस्से का पैसा दे दे, ये 3 साल में हमको जीएसटी में 13,089 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में नहीं था। डॉक्टर मिश्र, ये 3 साल हम भोग रहे हैं जीएसटी का 89%। आपके हिस्से का जो पैसा है यदि वो केंद्र सरकार दे देती तो शायद आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं पड़ती। मजेदार बातें हैं, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ती। और 17 राज्यों को घाटा की पूर्ति के लिए 17 राज्य हैं जिनको केंद्र सरकार अनुदान देती है, क्योंकि उनका वित्तीय कुप्रबंधन है, घाटा हो रहा है। हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन राजेंद्र तिवारी जी का कहना था कि यदि हमारे हिस्से का जीएसटी हमको मिल जाता, छत्तीसगढ़ के हिस्से का, तो हमको कर्ज लेने की स्थिति नहीं बनती। रजनीश सिंह जी, आपसे 2 सवाल हैं, लेकिन बहुत छोटे उत्तर चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। पहला तो ये कि जो केंद्र की सरकार है वो राज्य सरकार को उसके हिस्से की राशि क्यों नहीं दे रही है। दूसरा, राज्य सरकार की ऐसी 3 स्थितियां बताइए, ऐसी 3 योजनाएं बताइए जिसमें राज्य सरकार ने गलत पैसा इस्तेमाल किया है या आपकी पार्टी को लगता है ये कुप्रबंधन की श्रेणी में आता है। मिश्रा जी, बहुत जल्दी मैं जवाब देता हूं। आपने कहा है कि समय का अभाव है। मैं मिश्रा जी को तिवारी जी बहुत ही ज्ञानवान है, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। तिवारी जी, जो मैंने कहा है ना कि 3 साल में 7-8 हजार करोड़ का कर्ज राज्य सरकार के ऊपर थी, कांग्रेस सरकार की, ये विधानसभा में लिखित उत्तर है, मैं उसका व्हाट्सएप भेज दूंगा। जिस तरह से आपने लंबी चौड़ी धान की बात की, और अभी तिवारी जी आप छत्तीसगढ़ की बात में छत्तीसगढ़ छोड़ के चले गए थे, अच्छा लगा। मिश्रा जी को भी लगा होगा कि आप हिले हुए थे। आज आप, मेरे को लग रहा था कि हिले हुए हैं इस विषय पर। एक भी बात नहीं बता पाए कि 40,000 करोड़ का कर्जा लेकर के कहां क्या किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो FRBM एक्ट है 3% रहना चाहिए, उसी में है। मिश्रा जी, आपने प्रश्न किया सरकार की 3 कुप्रबंधन बताइए। पहला कुप्रबंधन बता रहा हूं, जो अभी 4 दिन पहले आवास योजना से इस सरकार को बाहर कर दिया गया। और ये सरकार, दूसरी बात बता रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कहीं कोई काम नहीं है। एक भी काम गिना दे जिसको ये बोलते हैं ना, शहर में, गांव में, विभाग में, कोई भी काम बता दे। हितग्राही मूलक योजना को गिना दे कि ये हमने नया शुरू किया। अरे किसान को 5,000 करोड़ दे रहे हो, उसमें भी आप 6,500 करोड़ कह रहे थे। 1,940 रुपया समर्थन मूल्य है, 2,500 रुपया में काट के 4 बार डंडी मार के आप दोगे तो 540 रुपये पर क्विंटल, 560 रुपया। 1 लाख क्विंटल कर रहे हो, 5,500 के आसपास आप देंगे, आप उसको 6,500 करोड़ जोड़ देते हैं। तिवारी जी, आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन आपका कुप्रबंधन है। छत्तीसगढ़ आज भोग रहा है। तिवारी जी से जवाब नहीं योजना बंद, विकास की योजना बंद, बस। और तिवारी जी,
एक आपको एक मैं इनका जल्दी झूठ का बताने की कोशिश मैं झूठ करता नहीं हूं। बोलता, डॉक्टर मिश्र, एक इनका जो सबसे बोरे के पहले बारे में इन्होंने है प्रधानमंत्री स्क्रीन आवास में दिखा रहा हूँ योजना की जवाब, बात कही। थोड़ा उसका सा स्क्रीन में जवाब दिखाएंगे प्रदेश के मुखिया कि आदरणीय मंत्री जी ने क्या कहा है, भूपेश बघेल बोरा जी ने दिया। बारदाना किसको और उपलब्ध इतना कराना बढ़िया वो चाहिए। तार्किक तो तिवारी उत्तर जी था, आप ज्ञानवान उन्होंने है, ये ऐसा बात कहा क्यों बोल रहे हैं कि टीवी भाई में बैठ के? प्रधानमंत्री अरे योजना आप नाम क्यों रखा बार-बार है बोलते और हो पैसा राज्य कि सरकार से सरकार लेते हैं। उपलब्ध नहीं मेरे करा पास रही ये है, सूची है, कानून अब आपके व्यवस्था पास की समय स्थिति नहीं खड़ा तो हो जाएगी। बताता कि अरे यूपीए की राज्य सरकार सरकार ने धान राज्य को बड़ी सरकार का अपनी हिस्सा उपलब्धि बताती 10% है, से जवाब लेकर देते के हो और अधिकतम 30% बाहर में कुछ होता बोलते था। हो। डॉक्टर तो मिश्र, इसको थोड़ा सा और तिवारी जी अभी करेक्ट कीजिए। नरेंद्र भाई मोदी की आप सरकार में ज्ञानवान ये हालत व्यक्ति हैं, है थोड़ा करेक्ट कि कीजिए। राज्य का हिस्सा 40% से लेकर के 70% तक का है। तो पहले राज्य सरकार को बहुत कम पैसे लगाने पड़ते थे डॉक्टर अभी 3,000 करोड़ मिला है महाराज जी। और अब स्थिति ये है महाराज कि जी, केंद्र 3,000 केंद्र करोड़ ने मिला है अपना आपको हिस्सा कम कुछ कर दिन दिया पहले, है 2-3 और दिन राज्यों के पहले। ऊपर बोझ लाद दिया है। अगर प्रधानमंत्री आवास है तो पैसा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के 3,000 अंतर्गत करोड़ दिए उनको हैं। देना चाहिए। मुफ्त और में जैसा वैक्सीन दे यूपीए रहे के हैं। समय में 10% लिया जाता मुफ्त में था, चावल दे वैसा रहे हैं, लेना 12 महीने चाहिए। से एक आध योजना हालत आप ये बता है केंद्र दीजिए। की सरकार, छत्तीसगढ़ लोगों मेरी के लिए बात बता सुन लीजिए दीजिए। रजनीश जी, छत्तीसगढ़ के सुन लोगों के लिए लीजिए, बता रजनीश जी, दीजिए। जिस तरह से रजनीश जी, बारदाना प्यारे जो सेना बने में चावल इनके दे रहे प्राण हैं, निकल रहे मुफ्त हैं, वैक्सीन दे ये रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति कितना सौतेला व्यवहार रखते हैं उसका उदाहरण आपको बताने लगूं तो आपका समय वो हो जाएगा। 3.5 लाख गठान मांगा, 2,14,000 गठान दे रहे हैं, उसका पैसा हम 800 करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हम 10 दुकान रुपए से से मांगे बढ़ा थे? करके बारदाने का तिवारी जी, दाम किस दुकान से? 25 रुपए दे रहे हैं। किस दुकान से उसके मांगे थे बावजूद 3.5 लाख ये गठान? झूठ कमिश्नर चलिए, ने जो अभी वित्तीय तक प्रबंधन की बात है उसकी 1,08,000 अपनी अपनी परिभाषा है कि किसी को और विकास की भी इस तरह से अपनी अपनी परिभाषा है। और जैसे जैसे चुनाव की ओर हम बढ़ते जाएंगे, अभी चूंकि नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं है। वो तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे हैं और ये जनता के ऊपर डिपेंड करेगा या मतदाता के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो विकास और प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन की किसकी परिभाषा को सही मानती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।